हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो किसके किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, ड्राइवर में क्या जाता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर, उसके बाद फायरमैन। इतने सारे पोस्ट पे जो डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो उसी का आज हम लोग एप्टीट्यूड का जो टेस्ट सीरीज है 16वां देखने वाले हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज 16 देखने वाले हैं। और क्या है कि ये जो टेस्ट सीरीज है, इसी आधार पे आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि 75 क्वेश्चन आपको टोटल डीआरडीओ सेप्टम 10 यानी एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्या किया जाएगा कि 18 से 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, 18 मान लीजिए एप्टीट्यूड से पूछे जाने की संभावना है। ओके, तो और उसके बाद और 75 में से एप्टीट्यूड से 18 आ गए, तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट से क्या आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये तो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग क्लास कंटिन्यू ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज का किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी कुछ क्लास आया है, यानी कि थ्योरी क्लास भी आ चुका है। अब क्या है कि हम ये नंबर क्यों है, तो देखिए, अगर आप लोग सही से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इक्वल टू सिलेक्शन। अब ये क्या है, ऑफलाइन भी पढ़ना है और ऑनलाइन भी पढ़ना है। ऑनलाइन तो चलिए क्लास समझने के लिए सही है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से लगाना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो आपको ऑफलाइन क्लास करना ही पड़ेगा। ऑफलाइन कैसे होगा, देखिए, ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर पे आपको 70 रुपीज पेमेंट करके क्या करना है, 70 रुपीज पेमेंट करके ई बुक प्राप्त कर लेना है, मात्र 70 रुपीज में। और ये मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, क्या आपसे केवल और केवल मेंटेनेंस चार्ज 70 रुपीज लिया जा रहा है। ओके, और ये है कि आपको 70 रुपीज में ई बुक एप्टीट्यूड का भी मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा और जनरल इंग्लिश का भी, चारों सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट जहां से पूछे जाएंगे, मात्र 70 रुपीज में मिलेगा। इसी नंबर पे पेमेंट करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, उसके बाद पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, 41, क्या है देखते हैं। 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना, देखिए कैसे क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ जाएगा और साधारण ब्याज भी निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, उसके बाद क्या साधारण ब्याज निकाल के और तब उसमें से चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज माइनस करना पड़ेगा। इतना काम करने जाइएगा एग्जाम में, तेल नहीं निकल जाएगा। तो क्या करना है, तो ये फॉर्मूला है, और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला है और साधारण ब्याज का क्या है, वो थ्योरी क्लास में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि अंतर, दोनों का डिफरेंस अगर मतलब कीजिएगा फॉर्मूला में ही, तो ये फॉर्मूला आता है मूलधन मूलधन इंटू आर, आर क्या है, दर है, R/100 इंटू ऊपर में ये टाइम है, जो पावर में क्या है, टाइम है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर यार 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष, यानी कि ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए टाइम, सॉरी, ये स्क्वायर ही होगा, यहाँ टाइम नहीं होगा, स्क्वायर ही होगा, मतलब मूलधन R/100 का स्क्वायर। तो यहाँ आर कितना दिया गया है, आर आपको दिया गया है 5 वर्ष, 5%। तो यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कीजिए और क्या आ जाएगा, आपका अंतर निकल जाएगा। अंतर का ये फॉर्मूला ही है, इसको जितना स्टार देना है, नोट्स बना रहे हैं या कोई कॉपी बनाए हैं, उसमें ये दोनों का अगर अंतर पूछ दे, तो केवल आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, जैसे केवल आपको जो मूलधन दिया रहेगा वो और जो दर दिया रहेगा, इसी बेस पे आप निकाल दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इजिली जो मूलधन कितना 4,000 है और दर आर की वैल्यू कितना है, 5% है, तो ये डालिएगा 10 रुपया, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ए के तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। यानी कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, लेकिन ए की तुलना में बी है ना, जो उससे 60% अधिक इफिशियंट है। ओके, यानी कि 60% अत्यधिक वो वर्क कर लेता है। मान लीजिए अगर ए 100 करता है, तो वही मतलब ए 12 दिन में 100 काम करता है, तो वही बी 12 दिन में उसको कितना 160 काम कर लेगा। समझ रहे हैं, दिन मतलब सेम लेते हैं 12 दिन, और अगर मान लीजिए ये 12 दिन में 100 काम करता है, तो बी मतलब 12 दिन में कितना 160 कर लेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोला, उसी कार्य को पूरा करने में ए को कितने टाइम लगेगा,
सिंपल भाषा में समझिए, क्या ए और बी। तो ए मान लीजिए कि 12 दिन में कितना, ए 12 दिन में 100 काम किया और बी कितना, वो 160 काम कर लिया 12 दिन में ही। लेकिन जो ए काम किया है ना, ए काम कितना 100 किया है 12 दिन में। तो 12 दिन में मतलब 12 दिन में ये ए काम किया है 100, तो यही 100 काम बी कितने दिन में कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा 60% अधिक इफिशियंट है, तो इसको हम लोग रिलेशन बना लेते हैं। जैसे ए और बी का कार्य इफिशियंसी का इफिशियंसी रेशियो, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात। तो कैसे, तो ए 100 काम करता है तो बी 60% यानी कि 160 हो जाएगा। तो इसका कितना 5/8 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उसी काम को, काम ये नहीं बोला है, उसी कार्य को बी को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए उसी कार्य को, तो 12 दिन तो ये है, लेकिन इफिशियंसी का जो रेशियो है इनटू 5/8 कर देंगे तो ये इसका दिन आ जाएगा। किसका दिन आ जाएगा, जो बी द्वारा किया गया काम। तो वही 5/8 के इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 7.2/1/2 दिन, यानी कि 7.1/2। ओके, तो यानी कि 15/2 दिन, 15/2 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कैसे, देखिए कि ये है ए और बी, किसी काम को ए है जो किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और उसी काम को मान लीजिए 100 काम है, उसी काम को क्या है कि बी अगर मान लीजिए 60% अधिक इफिशियंट है। तो अगर एक काम को अगर मान लीजिए 12 दिन में ये 100 काम निकलता है तो 12 दिन में 160 काम कर लेगा, यानी कि ये 100 ही काम करेगा तो दिन 12 दिन से कम ही टाइम लगेगा ना। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों का इफिशियंसी का अनुपात निकाल लिए, और काम सेम है तो 12 दिन का ही काम है इंटू 5/8 कीजिएगा ना, तो ये बी द्वारा लिया गया टाइम निकल जाएगा। ओके, क्योंकि इफिशियंसी का अनुपात इंटू जो दिन टाइम दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अगला का क्या टाइम आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट का ये टाइम आ गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 43 क्या है। जब देखिए ऐसा लग रहा है सर क्वेश्चन इजी ला रहे हैं, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं आंसर तब इजी लग रहा है, लेकिन अगर आप वहीं पे जाइएगा ना तो तेल निकल जाएगा। तो तेल नहीं निकलवाना है तो क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो देखिए इसको क्या करना है, कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे करके आएंगे और वो बचपना हरकत करेंगे, यहाँ रूट डाल देंगे, यहाँ रूट डाल देंगे, और वर्गमूल पूछा है तो फिर क्या करेंगे, वो पॉइंट वाले को एक एक करके क्या करने लगेंगे, वर्गमूल निकालने लगेंगे, घर तक आ जाएंगे, पूरा 1 घंटा इसी में टाइम ले लेंगे, लेकिन आपका तेल निकल जाएगा वहां पे। लेकिन क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है जो नहीं बन पाएगा। कैसे, तो देखते हैं, देखिए कैसे, तो देखिए सीधा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको इसको डिवाइड करके, जो अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन में है तो इसको डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो इसको नॉर्मल जो डिजिट है उसमें ले आते हैं। तो इसको जैसे कैलकुलेट कीजिए ना, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, कैसे कीजिएगा, जैसे 9.5 है तो इसको 95/10 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे करके आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 से 25 आ जाएगा। ऐसा अंक आता ही है, ऐसा अंक आता है तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक के क्या कर लेना है, 1 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक क्या कर लेना है, एकदम दिमाग में घुसा लेना है। और 1 का क्यू से लेके 20 का क्यू तक, तब ना ये देखिए अगर ये याद रहता तो 2 से 25 याद आ जाता, किसका, 15 का स्क्वायर होता है, तो तुरंत आंसर मार लेते, क्या होता 15 हो जाता। तो आपको क्या करना है, पहले इसको सिंपल कैलकुलेट करके, ये डेसिमल जो डिवाइड है, डिवाइड और डेसिमल में पॉइंट में है, तो इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखिए 2 से 25 आ गया, तो 2 से 25 जानते हैं 15 का स्क्वायर होता है, तो आंसर 15 आ जाएगा, जो कि 15 कहाँ पे है, तो 15 ए में दे दिया, ए फॉर आगरा सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देख लीजिए। नमक तथा पानी का 1 बिलियन में भार के आधार पर 12% मात्रा किसकी है, नमक की है। भार के आधार पर 12% की, और याद रखिएगा भार 1 बिलियन है जिसमें कि नमक और पानी है, जिसमें क्या है कि 12% है जो नमक की मात्रा है। बिलियन में 25 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के पश्चात नमक की सांद्रता
22% हो जाती है। तो बिलियन का जो आरंभिक मात्रा कितनी होगी ये पूछा है। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले बिलियन का आरंभिक मात्रा पूछा है, जो प्रारंभिक मात्रा है जो वो पूछा है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। तो मान लेते हैं, देखिए x मान लिया ना, माना कि जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितना हो जाएगा, x kg हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए शुरू में ही बोल दिया है भार के आधार पर 12% नमक है। तो x मान लीजिए अगर बिलियन है, ये बिलियन बोले तो सॉल्यूशन में पानी और नमक का मिश्रण है, सॉल्यूशन है, ओके, जिसमें क्या कि P प्लस N, तो पानी और प्लस नमक का सॉल्यूशन है, जिसमें कि ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इसमें से 12% नमक है। तो टोटल कितना बिलियन है, x kg है। तो नमक का मात्रा कितना हो जाएगा, x का 12%, x का 12%, तो x गुने 12% है, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 25 x kg, ये क्या आ जाएगा, नमक की मात्रा बिलियन में आ जाएगा। तो जल का कितना आ जाएगा, तो टोटल बिलियन x है, टोटल जो ये सॉल्यूशन है बिलियन है, जो इसमें मिश्रण है, मिश्रण में x है। तो अगर मान लीजिए x में क्या नमक और x मिश्रण क्या चीज का है, नमक का और पानी का, तो नमक कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 25 x kg है। तो इसमें से x में से अगर जल है, जल बाद बाकी जो जल बचेगा ना, तो जल का मतलब जो टोटल बिलियन है उसमें से नमक घटा देंगे तो वही जल बचेगा ना। तो 22 डिवाइडेड बाई 25 x kg हो जाएगा, यानी कि 22/25 x kg हो जाएगा जल की मात्रा। उसके बाद क्या है कि देखिए अगला आगे क्या बोलता है, बिलियन में 25 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के पश्चात, यानी कि अगर वाष्पित करते हैं तो वाष्पित के बाद अगर मान लीजिए 25 kg जो जल है, वाष्पित करने के बाद जल का कितना मात्रा हो जाएगा, तो ये जो जल का टोटल मात्रा है ना उसमें से -25 हो जाएगा। तो टोटल मात्रा कितना है, 22/25, यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 25 x है। तो इसमें से -25 kg क्या जल बच जाएगा, जो शेष जल वाष्पित करने के बाद बचेगा वो ये बचेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये वाष्पित करने के पश्चात नमक की सांद्रता 22% हो जाती है, नमक की सांद्रता के 22%, यानी कि टोटल जो बिलियन है, ये देखिए प्रश्नानुसार ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये जल आ जाएगा, ये जल है वाष्पित करने के बाद, प्लस क्या हो जाएगा, ये नमक तो रहेगा ही ना, नमक वाष्पित नहीं ना होता है, नमक क्या है, नमक एक सॉलिड फॉर्मेट में है, और वाष्पितकरण किसको हम लोग लिक्विड फॉर्मेट को, तो उसमें से जल ही वाष्प के रूप में उड़ेगा ना। तो यहाँ पे प्लस क्यों आ जाएगा, क्योंकि नमक तो सेम रहेगा, प्लस 3/25 x क्या आ जाएगा, नमक। तो टोटल ये जो बिलियन है, ये नया बिलियन कब बनेगा बताइए, जब वाष्पीकरण के बाद नया बिलियन बनेगा। और जो उससे पहले अगर बिलियन रहता था कितना, 3/25 x प्लस 22/25 x, ये पहले का बिलियन था, और वही बाद में जो बिलियन बना है जो वाष्पीकरण होने के बाद ये है। इतना का जो 22% है वो नमक का जो वेट है, नमक की मात्रा है उसके बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही ये बोल दिया गया है ना, 22% हो जाती है किसके, जो नमक की मात्रा है उसके। तो बिलियन का जो प्रारंभिक जो केजी है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके माध्यम से ये इक्वल टू हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन का पार्ट किन का है, आपका है। तो आप आपको क्या करना है, वीडियो को अभी रोकना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से आपको 20% है, 20% को हम लोग 20 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 20% है, तो इसको आप लोग ये 20 इधर का मतलब गुना होता है, तो इधर जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाई 100 है, तो इधर आएगा तो अगर बराबर के इधर आता है तो उल्टा हो जाता है ना, 100 और डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। तो ये हो गया। इसको हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6x डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा सिंपल, तो कुछ इस तरह से आपको मतलब दिखेगा ऐसे करके, क्योंकि ये इसको भी हम लोग जो देखिए क्या किए हैं यहाँ पे
25 है, ये तो x के साथ नहीं है तो इधर ले आए हैं, तो प्लस माइनस में है तो इधर आके प्लस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6x/11 इधर है, बराबर के इधर है तो इधर ले आए, इधर प्लस में है तो इधर माइनस आ जाएगा। उसके बाद अब क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है कि आपको ये x वाला एक साइड हो गया, और जो नंबर में है वो एक साइड हो गया। उसके बाद अब भी यहाँ पे आपको खेला खेलना है, कैसे, 25 इसको पहले ऐड कर लेना है। पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है, पहले देखिए, पहले डिवाइड होता है उसके बाद मल्टीप्लाई तब प्लस तब माइनस होता है, उससे पहले ऑफ यानी का हो जाता है। तो का हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना, देखिए का वाला में पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए है ना, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसे करके उसके बाद इसको दोनों को जोड़िएगा ना तो एक्स आ जाएगा। एक्स क्योंकि देखिए 25 है तो 22x प्लस 3x यानी कि 25x बट्टे में 25, तो 25 से 25 यानी कि x बच गया। ये सब कैलकुलेट कीजिएगा तो x इसको जोड़ने पे x आ गया है। उसके बाद ये तो माइनस माइनस 6x/11 जैसे कि तैसे रह जाएगा। उसके बाद 25 है तो 25 ये इधर है और ऐसे ही रहेगा। उसके बाद सिंपल आप ये कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 55 kg। और हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, बिलियन की आरंभिक यानी कि प्रारंभिक मात्रा क्या है, और हम लोग माने ही थे जो बिलियन का आरंभिक मात्रा है वो x kg है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया था कितना, 25 kg हो गया। उसके बाद एक मेथड और है, कैसे, तो ये देखिए बिलियन का जो प्रारंभिक मात्रा है वो, और ये इसका x-25 x यानी कि x का 12% नमक की मात्रा में ही बोला है। तो शुरू में तो बोल दिया है जी x, अगर मान लीजिए हम लोग x मान लेंगे क्या है, ये बिलियन का प्रारंभिक मात्रा है, तो नमक से ही रिलेट करना है। तो x का 12% पहले बार में नमक था, उसके बाद दूसरा बार में क्या है, x-25 हो जाएगा ना, क्योंकि x टोटल बिलियन है, 25 लीटर उड़ा दिया, जैसे पानी को गर्म करके उड़ा दिया, तो इसका कितना 22%। यहाँ से आप लोग भी x का वैल्यू इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 50 विषम संख्या क्या है, 3, जो मतलब क्या है, जो खुद से या तो क्या है 1 से कटे, विषम संख्या उसको बोलते हैं वो जो 1 से कटे या नहीं तो खुद से कटे। ओके, नहीं सॉरी, देखिए विषम संख्या आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 3 हो गया, 5 हो गया, तो 1 3 5 7 ये सब और 49 तक है, तो ये सब जो आपको 2 से न कटे उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से भाज्य हो, तो उसको हम लोग सम संख्या, इवन नंबर। फर्स्ट क्लास अपना थ्योरी का यही है, नहीं देखे हैं तो जाकर नंबर सिस्टम में ये है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए एपी का जो, और ये कैसे जो होगा देखिए, औसत एवरेज बोल रहा है, तो एवरेज बोल रहा है तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग ये तो 1 3 5 7, उसके बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, यहाँ तक 49 तक जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एपी फॉर्मेट में इसको पहले योग, एवरेज इजकल टू क्या होता है, योग डिवाइडेड बाई नंबर, जितना संख्या रहेगा जो नंबर रहेगा वो। तो आपको क्या करना है, एवरेज अगर आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो आपको सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि योग तो ऊपर टोटल का जोड़ चाहिए, प्लस में एन भी नंबर भी चाहिए, तो एन निकालना पड़ेगा। तो एन कहाँ से निकलेगा, तो जो एपी का जो फार्मूला था जो आप लोग पढ़े थे, कब, एपी तो अधिकतर लोग अच्छे से पढ़ते हैं, कब जानते हैं, 9th में पढ़ते हैं, नहीं तो 9th में अगर सही से नहीं पढ़ते तो 11th में उनको सही से पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ऐसे तो 7th में भी पढ़ना है, लेकिन लोग अधिकतर 9th और 11th में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या है, देखिए 50 तक की विषम संख्या 1 3 5 7 और 49 तक है। तो यहाँ पे आपको जो लास्ट संख्या है, जैसे सबसे पहले एपी का जो श्रृंखला जिसमें डी कैसे निकालते हैं, तो जो सेकेंड रहता है सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो डी, यानी डी बोले तो दोनों का अंतर, ये दोनों संख्या है, दोनों संख्या का अंतर होता है। सेम उसी तरह देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों की संख्या के बीच में अगर पहला दूसरा में देखते हैं तो अंतर, दूसरा तीसरा में देखते हैं तो अंतर 2 आ रहा है। उसके बाद देखिए टीएन, अंतिम पद, जो अंतिम पद होता है जिसको हम लोग टीएन बोलते हैं 49, जो कि है ही जानते हैं विषम संख्या 1 से 50 तक 49 ही होगा ना विषम संख्या लास्ट वाला। ए जो फर्स्ट का जो संख्या रहता है 1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है टीएन, यहाँ से हम लोग टीएन का फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है, टीएन इजकल टू ए प्लस
n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पता है, tn भी पता है, a भी पता है, उसके बाद d भी पता है। यहाँ से n नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि 1 से लेके 50 तक के बीच में विषम संख्याओं का हम लोग नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि d भी पता है और tn भी पता है। जो अंतिम पद और पहला पद भी a भी पता है, फर्स्ट पद जो फर्स्ट पद है a भी पता है, लास्ट पद भी पता है। यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, तो n का वैल्यू 25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, सभी विषम संख्याओं का योग। ये विषम संख्या यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सभी संख्याओं का योग जो फॉर्मूला है ये होता है, क्या होता है देखिए। और यहाँ पे आपको जो एल है इसको हम लोग क्या जो लास्ट पद रहता है, जो लास्ट टीएन भी लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो योग है n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाता है। ओके, विषम संख्याओं का योग ये हो गया। तो यहाँ पे n a l सबका वैल्यू पता है, यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना जो 625 आ जाएगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या आता है, सभी संख्याओं का योग। यहाँ पे विषम है तो विषम संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय नंबर n हो जाएगा। तो 625 जो कि अभी निकाले हैं डिवाइडेड बाय n 25 यहाँ निकाले हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, अगर इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है, ए से लेके मतलब एवरेज अगर एपी के फॉर्मेट में रहेगा तो एपी के फॉर्मेट में अगर एवरेज बोले तो अंतिम पद प्लस फर्स्ट पद डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा ना। और ये कब हो जाएगा, जब संख्या दिया रहे, जैसे है ना संख्या आपको पता है, पता क्या है जो 50 तक के सभी विषम, यानी कि फर्स्ट संख्या कितना है 1 है और लास्ट संख्या कितना 49 है, ये जब पता रहे तब की बात बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कीजिएगा तो एवरेज आपको 25 ही निकल के आएगा। तो ये सिंपल मेथड है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या है, देखिए किसी शहर की जनसंख्या में प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या में 1990 शहर की जनसंख्या वर्ष 1990 में कितना था, 1,34,310। ओके, काउंट कर लीजिएगा, 1,34,310 रही हो, तो वर्ष 1980 में कितनी थी। तो ऐसे आपको काउंट कर लेना है। ये देखिए संख्या आपको ये नहीं मतलब 1,34,310 है, तो ये कब का है 1990 में। तो क्या है 10 साल पीछे गया है, तो और ये 5 वर्ष में क्या है 10 साल, इसमें क्या हो जाएगा 5 वर्ष में 10 साल वृद्धि होती है। तो 5 वर्ष में 10% वृद्धि होती है। तो अगर मान लीजिए ये 1980 से 1990 के बीच में 10 साल का गैप है, लेकिन 10 साल का गैप है लेकिन ये पीछे गया है, यानी कि इसमें कितना टोटल 20% वृद्धि हो जाएगा। 20% नहीं, 20% फिर गलत कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसका अगर 5 वर्ष पीछे जाएंगे 1,34,000 का 1,34,310 का 10% वृद्धि हो जाएगा, यानी कि वो निकलेगा 1985 का। लेकिन जो टोटल मान लीजिए x निकल के आएगा उसका फिर 10% वृद्धि होगा, तब ना 1980 जाएगा। तो ऐसा है ना, तो इसका फॉर्मूला है, कैसा है देखिए, माना कि 1980 में x शहर का जनसंख्या x% है, लेकिन क्या है कि ये 1990 का जनसंख्या है इंटू x का जो परसेंट निकल के आएगा ये ऊपर 2 क्यों होगा, 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 बार माइनस हुआ, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में 10% क्या होती है वृद्धि होती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी कि एक बार चेंज होगा 1985 में और एक बार चेंज होगा 1989 में, इसलिए यहाँ पे 2 आया। और इसको हम लोग नहीं, जैसे बोला जाता है ना 10% अधिक है, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 11/10, 11/10 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार वो माइनस हुआ है, 5 वर्ष में ही वृद्धि होता है ना। तो 1980 पूछा है और 1990 का डाटा हमें दे दिया है, तो बीच में कितना 10% का गैप हुआ, लेकिन 10 वर्ष का गैप है, लेकिन यहाँ 5 वर्ष में ही वृद्धि आ जाता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से आप लोग इजिली एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा कितना 1,11,000। ओके, तो 1,11,000 आंसर हो जाएगा, इससे कम ही होगा ना, क्योंकि ये 1990 का है और 90 है 10% वृद्धि 5 वर्ष में 10% वृद्धि होता है, अगर पीछे जाएंगे तो वो कम रहेगा, तो इसलिए 1,11,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे भी, जैसे देखिए सब में है कम दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47
47 क्या है? 4 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें एक पिता, माता और बेटा सम्मिलित हो। 4 वर्ष पहले एक परिवार था जिसमें क्या था? एक पिता, एक माता और एक बेटा सम्मिलित था, और जिनका औसत जो एवरेज आयु था, आयु कितना? 28 वर्ष है। लेकिन अब क्या है? अब परिवार में एक बेटी सम्मिलित हो गया। अभी वर्तमान में क्या है कि उनके परिवार में एक, वो जैसे पहले कितने पिता, माता और पुत्र, अब क्या एक बेटी भी आ गई है, तो हो गई हो, तो उस समय परिवार का औसत आयु कितना है? 24.1/2 वर्ष है। तो बेटी का वर्तमान आयु कितना? देखिए कैसे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप नहीं बना पाइएगा, लेकिन स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के साथ लगातार बने रहिएगा तो इजीली बना दीजिएगा। जैसे 4 वर्ष पूर्व कितना था? 28 वर्ष था, जिसमें कि माता, पिता और बेटा ही था। लेकिन क्या है, अब उनके परिवार में क्या, जो अभी है उनके परिवार में माता, पिता और बेटा के साथ साथ का एक बेटी भी आ गई है, और अभी का जो औसत आयु है 24.1/2 वर्ष है। तो बेटी का जो वर्तमान आयु है ये पूछ रहे थे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो पहले का जो माता, पिता और बेटे का जो कुल वर्तमान में आयु है, इसका पता लगा लेना है। कैसे? तो देखिए 28 × 3, ये कैसे हो गया? क्योंकि 28 टोटल इसका एवरेज है, इंटू 3, क्योंकि माता, पिता और पुत्र 3 ही व्यक्ति है ना, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? उम्र आ जाएगा। लेकिन 4 वर्ष पूर्व है, तो इसलिए इसमें प्लस 4 × 3, 4 वर्ष पहले वाला बात बोला है ना, तो अभी के लिए जो वर्तमान आयु है इसमें ये ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आपको ये तो एवरेज का टोटल आयु उस टाइम का निकल गया कितना? जो 28 × 3, वो कुल आयु है जो 4 वर्ष पहले का है। अगर अभी का निकलना है तो जो 4 × 4 वर्ष पहले, 4 × 3 कर देंगे तो ये अभी का निकल जाएगा, यानी कि 96 वर्ष आ जाएगा। जो माता, पिता और बेटे का जो वर्तमान आयु है वो 96 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद बेटी को मिला के जो कुल आयु है अभी वर्तमान में वो कितना हो जाएगा? तो अभी देखिए, ये तो अभी का एवरेज दे दिया है, एवरेज यहाँ पे दे दिया है ना, क्वेश्चन में ही दे दिया है। जो अभी का वर्तमान आयु है, जो चारों को मिला के कितना है? 24.1/2 है। 24.1/2 है। तो अभी का जो वर्तमान आयु हम लोग इनका चारों मिला के लिखेंगे तो ये एवरेज इंटू नंबर कितना है? 4 है, तो ये टोटल आयु, कुल आयु अभी वर्तमान का चारों मिला के हो जाएगा, बेटी को मिला के। लेकिन अब क्या है कि बेटी का उम्र, बेटी का उम्र कितना? देखिए ये कब आया? ये 96, ये तीनों मिला के है जो अभी में वर्तमान आयु है, जिसमें क्या है? बेटा है, माता है और पिता है, तीनों है। लेकिन अब क्या है कि अब इसमें अगर हम चारों को ऐड करके अगर निकालते हैं टोटल आयु, क्योंकि एवरेज हमको दे दिया है चारों का, तो यहाँ पे 98 वर्ष हो जाता है। तो अगर ये चारों मिला के अगर माइनस हम लोग ये कर देंगे, जो टोटल इन लोगों का, अगर 4 लोग मिला के जो एवरेज बना है और ये तीनों मिला के जो एवरेज बना है उसमें माइनस कर देंगे, तो वही ना बेटी का उम्र हो जाएगा। तो 98 जो कि क्या है? ये चारों मिला के, -96 जो कि तीनों मिला के, तो 2 वर्ष, यानी कि बेटी का उम्र कितना हो जाएगा? 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष पहले उनके घर में क्या? बेटी आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भाग में काट दिए जाते हैं तो दोनों अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग दिए गए गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अगर मान लीजिए कि एक गोला है, गोला को क्या काट के, ऐसे गोला को काट करके 2 बराबर भाग में इसको बांट दिए जाते हैं, तो क्या बोला है? दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग दिए गए, योग क्या? योग दिए गए पृष्ठ क्षेत्रफल का योग के दिए गए पृष्ठ क्षेत्रफल के कितने, कौन सा सही होगा? यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दोनों का योग बोला है, ये मत बोलिएगा जो एक का ही। तो पहले हम लोग जो अर्ध गोला है इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं, उसके बाद इंटू 2 कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। और उससे पहले हम लोग गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, गोला का जो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बचपन से ही 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7th में भी पढ़े थे, क्या है? 4 पाई r²। कितना?
4 पाई आर स्क्वायर। तो एक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 अब प्लस ये पाई आर स्क्वायर। ये क्यों ऐड हो जाता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए गोला का है तो अगर मान लीजिए गोला है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन इसमें ये प्लस पाई आर स्क्वायर इसलिए ऐड हो जाता है क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये जरा कटने के बाद ये जो एरिया है ये ऐड हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर, ये जो बेल्ट है सर्कल है, ये पाई सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो ये जो एक भाग का जो पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन दोनों भाग का बोले थे ना जी, ये गोला दो भाग में बांट दिया गया है, तो दोनों भाग का हम लोग इंटू 2 कर देंगे तो ये 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे कितना गुना है, तो 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 6 पाई आर स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए गोला ये है और गोला को जो काट के बनाया गया है इस तरह के दोनों को, तो इसमें क्या होगा, दोनों वृत्त का जो ये क्षेत्रफल है ये बढ़ जाएगा ना, इसलिए यही कारण है कि 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1.5 गुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा 1.5 गुना। 1.5 गुना कहाँ पे है, ए हो जाएगा। 49 देखते हैं, यदि एक आयत का लंबाई 50% घटाई जाती है और उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है, क्या है लंबाई में क्या 50% घटा दिया जाता है और उसके चौड़ाई में 80% बढ़ाई जाती है, तो उस आयत का क्षेत्रफल में आया परिवर्तन ज्ञात करें। तो जब इस ये परसेंटेज पे है, भले आयत दे दिया है लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज से मतलब मिक्स है। ये जब इस प्रकार के क्वेश्चन एक्स अगर मान लीजिए कि लंबाई है 50% माइनस 50% यहाँ घट रहा है, प्लस वो चौड़ाई है जो कि प्लस 80% बढ़ रहा है, तो जो अभिष्ट परिवर्तन रहेगा, तो इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला परसेंटेज का, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 का परसेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स के जगह अगर -50 है तो -50 पुट कर देना है, सेम वही यहाँ पे -50, अगर वाई के जगह +80 है तो 80 पुट कर देना है प्लस। उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा ना, जो परसेंटेज निकल के आएगा वही परसेंट परिवर्तन होके आता है। तो यहाँ पे आपको परिवर्तन 10%, यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट आपको है, कैलकुलेट कर लेना है, ये 10% का परिवर्तन होगा। ओके, एरिया वगैरह नहीं पूछा, एरिया पूछता तो अलग दे देते, फिर उसको हम लोग रियल वैल्यू में पुट कर, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए केवल आपसे परसेंटेज पूछ लिया, तो ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, दो रेलगाड़ी जिसमें से एक का लंबाई कितना है 210 मीटर है और दूसरी का लंबाई कितना है 250 मीटर है, और ये क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर के चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे, कौन दिशा में चला है, विपरीत दिशा, याद रखिएगा, एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में, मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से आ रहा है जिसका लंबाई 210 मीटर है और यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से एक दूसरा ट्रेन आ रहा है जिसका लंबाई 250 मीटर है। तो क्या है कि एक ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन 210 मीटर वाला 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे आपसे ये दोनों कितने टाइम में एक दूसरे से क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे और ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये इसका टाइम पूछा है। और टाइम क्या है, देखिए यहाँ पे आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ टाइम पूछा है सेकेंड में। ये आप ध्यान रख लीजिएगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन यो उड़ा दीजिएगा हवा में। तो कैसे देखते हैं, देखिए जैसे देखिए, चाल इजकल टू क्या होता है, दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय। तो यहां से हम लोगों को समय इजकल टू दूरी बट्टे में चाल आ जाएगा। तो जहां पे हमको क्या दे दिया है, दूरी भी दे रखा है, चाल भी। आप दूरी किसका लेना है सर, पटरी का दूरी ले ले क्या, नहीं, दोनों ट्रेन का जो मान लीजिए 110 मीटर यहाँ से ये ट्रेन है और यहाँ मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से ये कितना 250 मीटर है। तो डिस्टेंस टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के लेना है, यानी कि 210 ये हो गया, आप प्लस में 250, ये डिस्टेंस आपको दूरी लेना है। दोनों ट्रेन का जो लंबाई है ना वो ऐड कर देंगे। तो 2 से देखिए यहाँ पे है ना, चाल समय इजकल टू दूरी, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया, दोनों ट्रेन का लंबाई ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों का है जो चाल दे दिया है, लेकिन विपरीत दिशा में, एक इधर जा रहा है तो एक इसके विपरीत आ रहा है, इसलिए क्या होगा, दोनों का जो चाल दिया है वो ऐड हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन रहता तो वहां पे माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेम अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है, तो दोनों मतलब ये अगर मान लीजिए ये यहाँ चला गया तो ये
ये बिंदु अभी सेम मीटिंग करेगा, फिर बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जुड़ जाएगा। थ्योरी क्लास बताएंगे, पढ़ाएंगे ना, तो अब जल्दी क्लास को भी आने वाला है, तो उसमें बताएंगे ये प्लस क्यों हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में माइनस क्यों हो जाता है। क्योंकि देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये भी इधर से इधर जा रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो दोनों का क्या है कि ये और वह अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, ये भी चल रहा है सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो दोनों को एक एवरेज चाल रहेगा वो माइनस करना पड़ेगा ना, तब ना जाके आगे चलेगा। तो इसलिए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 5/18 क्यों, देखिए यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्या, कैसे, तो वो हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो 5/18 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये भी मीटर ऊपर में भी, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि अब जाके ये सेकेंड नीचे है तो ये जाके ऊपर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6.9 सेकेंड आ जाएगा। तो ये कहाँ पे है, तो ये 6.9 सेकेंड ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको कैलकुलेट सही से कीजिएगा, क्योंकि देखिए सब 6 पॉइंटर में ही है, 6 पॉइंटर में ही है, तो ये मत तुक्का मत मारिएगा। तो 6.9 ये इसलिए ना बोलते हैं जो बेसिक से चलिए, क्योंकि तुक्का मारिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 6.9 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी चीज के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, वो डाउट सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ई बुक नहीं लिए है तो इसी नंबर पे मात्र 70 रुपीज पेमेंट करके ऑल बुक ले लेना है। अगर मान लीजिए यही अगर बुक अलग से लीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 से 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये मेंटेनेंस चार्ज आपको लिया जा रहा है 70 रुपीज, इस पे पेमेंट कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।